तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण टिप्पणी बताने वाले हैं जो क्लास 12 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हर साल ऐसी टिप्पणियाँ होती हैं जो हर साल एग्जाम बोर्ड में पूछी जाती है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है बायोलॉजी का। दोस्तों, क्लास 12 बायोलॉजी के हम क्वेश्चन आपको आज कराने वाले हैं क्योंकि ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको 5 नंबर मिलते हैं आसानी से। और हम इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो 3 नंबर का भी पूछा जाता है और 5 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे सरल माध्यम से आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है दोहरा निषेचन क्या है और इस पर संक्षिप्त टिप्पणी हमें लिखना है। जो यह दोस्तों यह क्वेश्चन है यह हर साल एग्जाम बोर्ड में पूछा गया है दोस्त, और यह हर साल एग्जाम बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सबसे सरल माध्यम से हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कि पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं तथा भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद इसमें से एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक के अंदर प्रवेश करके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है, अर्थात दोस्तों मिल जाता है, तथा दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बने द्वितीय केंद्रक की ओर पहुंचकर उसे निषेचित करता है। इस क्रिया को निसंलयन प्रक्रिया कहते हैं दोस्तों। जो यह प्रक्रिया होती है दोस्त उसे निसंलयन प्रक्रिया कहते हैं। और इसके आगे आप लिखेंगे यहाँ पर एक भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन प्रक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों इस जो यह प्रक्रिया होती है उसे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन प्रक्रिया भी कह सकते हैं, और जो कि यह दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह हर साल एग्जाम बोर्ड में पूछी गई प्रक्रिया है और इसे आप इसे सही तरीके से एग्जाम बोर्ड में लिखेंगे। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है कृत्रिम संकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है दोस्त। तो चलिए इसको सबसे सरल माध्यम से आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मनुष्यों के द्वारा होने वाले परागकण को कृत्रिम परागकण कहते हैं। इसमें मनुष्य इच्छानुसार किसी पुष्प के परागकण को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाता है। तो दोस्तों ऐसा होता है इस प्रक्रिया में कि जब कोई मनुष्य के द्वारा किसी पुष्प को आप जब छूते हैं तो उससे उनका जो बीज होता है आपके द्वारा किसी अन्य पुष्प में पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया को परागकण कहते हैं, या वर्तिकाग्र के जब चला जाता है इस प्रक्रिया को कृत्रिम परागकण कहते हैं। तो इसके आगे आप लिखेंगे जो हेडिंग हमारी रहेगी थैली लगाना या बेकिंग, जो इसे हम कहते हैं इसे थैली लगाना भी कह सकते हैं या बेकिंग भी कह सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे आप कि इस प्रक्रिया में किसी पुष्प के नर भाग अर्थात परागकोश को काटकर निकाल देते हैं। इसके बाद पुष्प को पॉलीथीन से ढक देते हैं। दोस्तों जब किसी पौधों को आप काट देंगे अर्थात उसके परागकोश को काट कर निकाल देंगे और उसके बाद क्या करना होता है, इसको पॉलीथीन से ढक देना होता है। तो इसके आगे आप लिखेंगे ढक देते हैं, फिर इच्छानुसार पुष्प के परागकण को लाकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर छिड़क देते हैं, फिर पुष्प को दोबारा ढक देते हैं जिससे संकरण आसानी से हो जाता है। अर्थात इस प्रक्रिया को दोस्तों कृत्रिम संरक्षण प्रक्रिया कहते हैं दोस्त। तो चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है अपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है दोस्त। तो दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अपरा होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, और यह हर साल एग्जाम बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए इसको सबसे सरल माध्यम से हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि अपरा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचाता रहता है। जो माता के शरीर के अंदर भ्रूणकोश होता है उसमें यह पोषण पहुंचाने का कार्य करता है दोस्त। और लिखेंगे आप और जिससे भ्रूण की वृद्धि होती रहती है। हमने आपको बताया ना कि जो माता के गर्भाशय में भ्रूणकोश होता है वहां तक यह पोषण पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसके आगे आप चलिए इसका कार्य हम आपको समझाते हैं। इसके कार्य में आप लिखेंगे पहला जो कार्य है अपरा के द्वारा भ्रूण को पोषक मिलता है, और लिखेंगे कि अपरा उत्सर्जन में भी सहायक होता है। अपरा द्वारा स्थापित हार्मोन्स गर्भाशय बनाए रखने का शिशु का जन्म लेते समय सहायक होता है दोस्तों। जो अपरा का महत्वपूर्ण बहुत योगदान होता है किसी बच्चे को जन्म देने में, यह शुरुआत से अंत तक बच्चे को देखभाल करता है, हार्मोन्स की तरह या रक्त की तरह यह देखभाल करता है। तो चलिए अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है कुल विभेदन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है दोस्त। और यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त, और यह हर साल एग्जाम बोर्ड में पूछा गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे 7 सेट बनते हैं या किसी न किसी सेट में पूछा जाते हैं। जो जितनी भी हम आपको संक्षिप्त टिप्पणी बता रहे हैं दोस्त, यह पूछी गई है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि लिखेंगे आप, कुल विभेदन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा गर्भाशय अर्थात गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्री अनियमितता या विकार की जानकारी प्राप्त होती है। जब कोई गर्भाशय, यहाँ पर बोला गया, आप देख सकते हैं कि यह तकनीक है जिसके द्वारा गर्भाशय में भ्रूण को, जो भ्रूण कोष होता है, उसकी गुणसूत्री या लड़का होगा या लड़की, या उसके द्वारा ज्ञात की जाती है। और लिखेंगे आप कि इसके गर्भाशय में एम्ब्रियोटिक द्रव को एंजाइम की सहायता से निकालकर गुणसूत्र को निरीक्षण करते हैं। इसके आगे आप लिखेंगे ताकि भ्रूण को गंभीर रोगों से बचाया जा सके। इसके आगे आप लिखेंगे लेकिन आजकल इस तकनीक को दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए प्रयोग किया जा रहा है। दोस्तों आजकल क्या हो रहा है इस तकनीक के द्वारा कि मनुष्य यह पता लगा लेते हैं कि हमारी बेटी होगी या बेटा होगा, जिसके कारण बेटी को मारा जा रहा है, जो यह तकनीक आजकल इंडिया में बैन हो चुकी है। और इसके आगे लिखेंगे कि भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। दोस्तों हमने बताया ना कि यह प्रक्रिया काफ़ी हानिकारक है, जिसके कारण यह बहुत ही नुकसानदायक है। तो इसके आगे आप लिखेंगे कि हमारा जो चौथा क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है दोस्त, जो कि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सारी प्रक्रिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको भी लिखते हैं। आप लिखेंगे कि 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के पुष्पों के बीच संकरण कराने पर जब एक लक्षण दूसरे के लक्षण को पूरी तरह न दबा सके तो इस अपूर्ण प्रभाविता को कहते हैं। तो जो यह प्रक्रिया होती है इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, जैसे गुलाब बॉक्स है, अर्थात आप कोई लाल पुष्प ले लेते हैं जिसे RR से डिनोट किया जाता है, या सफ़ेद पुष्प, आप 2 तरह के पुष्प ले लेते हैं। जब इसका निषेचन कराया जाता है तो दोस्तों जो गुलाबी पुष्प होता है इसका जो यहाँ का एक R निकल आता है, यहाँ का एक R मिल जाता है, तो जिसके माध्यम से ये गुलाबी पुष्प बनता है, जिसे हम F1 पीढ़ी कहते हैं। उसके बाद यह लाल गुलाबी सफ़ेद 2 पीढ़ी बन जाती है, जिसे हम F2 पीढ़ी कहते हैं। जो इसका अनुपात होता है दोस्तों 1:2:1 के अनुपात में यह पाया जाता है। तो चलिए अपने 6वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा 6वां क्वेश्चन है सप्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। दोस्तों आप इसको जरूर इससे याद करके जाना, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह ऐसी क्वेश्चन है कि यह हर साल एग्जाम बोर्ड में पूछी गई है। तो चलिए इसको सबसे आपको सरल माध्यम से समझाते हैं। आप लिखेंगे जब दोनों ही जनक के लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं तो इस लक्षण को सप्रभावी लक्षण तथा इस प्रक्रिया को सप्रभाविता कहते हैं। क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता है और यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और यह हर साल एग्जाम बोर्ड में पूछा गया है। तो चलिए इसके आगे आप लिखेंगे, हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। आप देख सकते हैं जब कोई किसी पशु को हम ले लेते हैं, जैसे लाल, जिसका एक रंग लाल है और दूसरा रंग सफ़ेद है, जब इसका निषेचन कराया जाता है तो जो हमें प्राप्त होता है वो चितकबरा प्राप्त होता है। जैसे इसे हम F1 पीढ़ी भी कह सकते हैं। तो चलिए अपने 7वें क्वेश्चन की बढ़ते हैं, जो हमारा 7वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन है मानव जीनोम परियोजना क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी जरूर याद करके जाना। तो चलिए इसे आपको सबसे सरल माध्यम से समझाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत सन 1990 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में किया था। तो आप इस तरह एग्जाम बोर्ड में लिखेंगे। इसके आगे आप लिखेंगे इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मानव जीनोम के DNA क्रम को निर्धारित करना था। जो मानव जीनोम परियोजना होती है दोस्त, वो मानव के शरीर में जो DNA पाया जाता है उसको किस क्रम में रखा जाए, परियोजना को निकाला गया था अमेरिका द्वारा। तो इसके आगे आप लिखेंगे मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य, कि मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या था, हमें इसको बताना है। और तभी आपको, अगर आप इस तरह एग्जाम बोर्ड में लिखेंगे तभी आपको 5 नंबर मिलेगा दोस्त। तो आप लिखेंगे कि जो पहला
उद्देश्य था, आप लिखेंगे मानव जीनोम पर उपस्थित सभी क्षार युग्मों की संख्या तथा उनके अनुक्रम का निर्धारण करना था। और दूसरा जो है जीन को पहचानना था, मानव जीन्स के कार्यों को निर्धारण करना था। और क्या करना था, अनुवांशिक विकार उत्पन्न करने वाले जीन को पहचानना था। और जो हमारा पांचवा है अनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित करना था, जो डीएनए के अंदर सारी ये घटनाएं होती हैं उनको पहचानना था और पहचान को उन्हें खत्म करना था। इसका उद्देश्य यही था। तो चलिए अपने 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्त, तो चलिए देखते हैं उससे भी। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है आधुनिक मानव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जो आधुनिक मानव है उस पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको यह बता रहे हैं। तो चलिए इसको आप सबसे सरल माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो आप लिखेंगे कि आधुनिक मानव को होमो स्पेसियंस भी कहते हैं। इसका उद्भव लगभग 10,000 वर्ष पहले प्लेस्टोसीन युग के अंतिम काल में हुआ था। आप इस तरह लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे क्रोमैग्न मानव को आधुनिक मानव का पूर्वज माना जाता है, अर्थात पूर्वज माना जाता है दोस्तों। तो आप इसके आगे डालेंगे, इसके आगे आप इसका लक्षण डालेंगे और लक्षण में लिखेंगे कि पूरी तरह से सीधा खड़ा होना, प्रभास्तिक एवं अनुमास्तिक ज़्यादा विकसित होना, बोलने सोचने समझने की क्षमता विकसित होना, चेहरा सीधा एवं सुंदर होना। जो आधुनिक के लोग थे और अब के लोगों में काफ़ी ज़्यादा अंतर पाया जा रहा है दोस्त, क्योंकि वो पहले सीधा खड़े नहीं हो जा पा रहे थे और अब के लोग सीधा खड़े हो पा रहे हैं। और ये इनके अंदर ज़्यादा सोचने की क्षमता थी और पहले के लोगों को ज़्यादा सोचने की क्षमता नहीं थी। तो इसके आगे आप लिखेंगे, जो हमारा 9वां क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हमारा जो क्वेश्चन है हाथी पाँव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जो हाथी पाँव होता है दोस्तों उसमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, और यह हर साल एग्जाम बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए इसको सबसे सरल माध्यम से हम आपको समझाते हैं। और यह हर साल एग्जाम बोर्ड में 5 नंबर का पूछा गया है दोस्त, आप इसे हल्के में मत लेना। तो चलिए इसको लिखते हैं। आप लिखेंगे कि हाथी पाँव फाइलेरिया कृमि के द्वारा होता है। जो फाइलेरिया कृमि है उसके द्वारा हाथी पाँव होता है। इसके आगे आप लिखेंगे यह लिम्फ वाहिनियों में परजीवी के रूप में रहता है, और इसके द्वारा जो संक्रमण होता है उसको आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आप संक्रमण, और लिखेंगे यह रोग मादा क्लूक्स मच्छर के काटने से होता है। जब मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो माइकोफाइलेरिया लार्वा कटे हुए स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं, जो चर्म के भीतर अर्थात चमड़े के अंदर प्रवेश करता है। तो इसके कारण हमें हमारी जो तबीयत खराब हो जाती है इसके कारण होती है। इसका जो लक्षण लिखेंगे आप, इसका हमें लक्षण भी लिखना होता है, क्योंकि यह 5 नंबर का पूछा जाता है दोस्त। क्योंकि यह बोला गया कि हाथी पाँव पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो हम उनके सारी चीज़ों के बारे में हमें लिखना होता है। तो इसके आगे आप लिखेंगे कि जो इसका लक्षण होता है वो बुखार, इसके काटने से बुखार हो जाता है, बदन में खुजली होने लगती है, पैर का अनियंत्रित अर्थात जो पैर का जो आकार होता है वो बढ़ने लगता है। और इसके आगे लिखेंगे कि जनांग में दर्द व सूजन उठने लगती है। जो हमारे जांघ होती है उसमें दर्द या सूजन इसके काटने से होने लगती है। क्योंकि आप देखते हैं दोस्त जो हमारे आज के मच्छर हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होते हैं, जो हमें काट लेते हैं, तो जिसके कारण हमें बुखार भी हो जाता है। इसी प्रकार आपको इन्हीं सब चीज़ों को बनाकर एग्जाम बोर्ड में लिखना है। तो चलिए हम इसके आपको बचने का उपाय बताते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा उपाय है वो है दोस्तों, पहला जो आप इस तरह हेडिंग डालेंगे बचने के उपाय, अच्छा बचाव के उपाय, इस तरह आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि हाथ पैर का साबुन से धोएं। अर्थात हम जो आपको बता रहे हैं कि जैसे आपको घरों में बताया जाता है कि आप कहीं से बाहर से आए तो हाथ पैर को अच्छे से धोएं। और दूसरा जो हमारा है मच्छरों व लार्वा को नष्ट करना चाहिए। जो मच्छरों है उसको या मोर्टीन जलाकर आदि चीज़ों से हमें नष्ट करना चाहिए। इसके आगे आप लिखेंगे जो हमारा तीसरा है सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों आजकल जो गर्मी में हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, जिसके कारण हमें मच्छर नहीं काटता है और जिसके कारण हम स्वस्थ रहते हैं। तो इसके आगे लिखेंगे हमारा जो चौथा है विटामिन ए वाले स्रोत का सेवन करना चाहिए। जिससे हमें विटामिन ए प्राप्त होता है उसका हमें सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों जो हाथी पाँव है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और या इस तरह आप एग्जाम बोर्ड में लिखेंगे। चलिए अपने 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह हर साल एग्जाम बोर्ड में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसे भी। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है कि बीटी फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जो बीटी फसल हमारी होती है, जिसे हम जैविक फसल भी कह सकते हैं, उस पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। चलिए दोस्तों, हम आपको सबसे सरल माध्यम से बीटी फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना बताते हैं। और यह हर साल एग्जाम बोर्ड में पूछा गया है दोस्तों, 5 नंबर का पूछा जाता है, इसे हल्के में मत लेना। चलिए आपको समझाते हैं। आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि बीटी फसल जैव प्रयौगिक द्वारा तैयार की गई एक ऐसी फसल होती है जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। इस फसल में बैसिलस यूरेंजी एंजिम नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है दोस्त। और इसके आगे लिखेंगे, यह जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करता है। जब कोई कीट इस फसल की पत्तियों, फलों, फूलों अर्थात को खाती है, तो बीटी जो विष होता है कीट के आहार नाल में छिद्रित हो जाता है, अर्थात उसके अंदर चला जाता है। इसके आगे लिखेंगे आप, छिद्रित हो जाता है अर्थात छिद्रित कर देता है, और जिससे आहार नाल फट जाती है तथा कीट मर जाता है। जब कोई पुष्प को जो बीटी फसल होती है, वो ऐसी प्रकार की फसल होती है जब कोई कीट उसे खाता है तो उसके अंदर यह प्रवेश कर जाता है, और जिसके कारण उसका आहार नाल होता है वो फट जाता है और कीट उससे मर जाता है। एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे कि जो बीटी फसल होती है वो कपास, जैसे कपास होते हैं ऐसे पौधे में बीटी फसल तैयार की जाती है। और बीटी फसल जैसे बैगन पे ज़्यादा बीटी फसल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आप बीटी फसल को अच्छी तरीके से समझ लेना है। यह जैविक प्रौद्योगिकी पर आधारित फसल होती है, जो जैविक पदार्थों अर्थात खाद्य पदार्थों से नहीं उगाई जाती है। जो गोबर जैविक प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की जाती है फसल, उसे हम बीटी फसल भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसको सबसे अच्छी तरीके से आप समझ लेना। तो दोस्तों, हमने आपको जितनी भी महत्वपूर्ण क्रिया बताई हैं, आप इसे एग्जाम बोर्ड में एक बार जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि हमने आपको सारे साल के ऐसे क्वेश्चन हमने देख के लाए हैं, और यह हर साल ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम बोर्ड में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आप यही मैं आशा करूंगा कि आप इसे एक बार जरूर तैयार करके जाना। तो आई होप दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि हमारे वीडियो अब तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।